हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके नीट रिवीजन सीरीज के अंदर। और आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का किस तरीके से यूज होता है फिजिक्स के अंदर, और उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसका साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें क्या क्या हम प्रिकॉशन वगैरह रखते हैं, क्या क्या सावधानियां रखते हैं, ठीक है, यूज करते समय। चलो समझते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते बेटा, है ना। अच्छा, इसमें फर्स्ट इक्वेशन वगैरह ऐसे लिखा है हेडिंग, तो उस पर टेंशन मत लेना अपन। यहाँ इसमें मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर टेंशन लेना, उस पर देखना है आपको क्या है ना। ऊपर मत देखो, इधर देखना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चूंकि क्या है, आपकी जिंदगी में जो मोशन है उसको समझते हैं। आपकी जिंदगी में जो मोशन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन टू टाइप्स का होता है। एक तो यूनिफॉर्म, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने कहा ओके सर। अब बात आती है कि सर यूनिफॉर्म कब बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ए इजकल टू 0। अगर ए 0 है, इफ ए इक्वल टू 0, देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेना, मतलब जब क्वेश्चन को करने बैठो तो ये आइडेंटिफाई जरूर कर लें कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं मोशन की, क्या वो यूनिफॉर्म तो नहीं है। क्योंकि वो अगर यूनिफॉर्म होगी तो उसके लिए फॉर्मूले इजी हो जाएंगे आपके लिए। क्या हो जाएंगे? इजी। मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे इजी होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया। और इक्वल टू 0 का एक और मतलब है, इक्वल टू 0 का एक और मतलब है कि उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और वेलोसिटी कांस्टेंट का एक और मतलब है कि मैग्नीट्यूड एंड, यानी बोथ मैग्नीट्यूड अरे है ना, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। कल मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था लास्ट में, तब आपको बताया था कि अगर कुछ भी चेंज होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में से तो किस तरीके से एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आ गया तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा, वो किस में चला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा मेरे से गलती ये हो गई है कि ये इधर लिख गया है, तो इस स्पेस का यूज नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया है। अब क्या होता है, वो सिलेक्ट करके नहीं जाता है, चक्कर ये पड़ जाता है, ठीक है, पूरा सिलेक्ट होता है वो। चलो, आप कुछ कर भी नहीं सकते इसका। देखो ये पूरा सिलेक्ट होगा। देखो इस तरीके से, क्या समझ, ये दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जरा देखने की कोशिश करते हैं अब। इसमें जरा देखने की कोशिश। ये भी कितने टाइप का होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, पहले मैं लिख दूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या। ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 इफ a not equal to 0, then motion is called, then motion is called, motion is called non uniform, non uniform motion,
अब इसमें दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? फर्स्ट तरीका ये है, आपको पता है कि या तो ए कांस्टेंट होगा, या तो ए कांस्टेंट होगा, और या फिर आपका जो ए है वो कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब ए होगा लेकिन ए में भी दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए कांस्टेंट हो ड्यूरिंग मोशन और ए कांस्टेंट ना हो ड्यूरिंग मोशन। तो ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो यूज काइनेमैटिक्स इक्वेशन, यूज काइनेमैटिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। और अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर्म, है ना। ये भी थोड़ी देर में समझाइए मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर वो फॉर्मूले यूज होंगे जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्म में होंगे, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके ही क्या कर सकते हैं, इधर की चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से काम चलेगा। अब बात आती है कि जो मोशन इक्वेशन है वो क्या है। मोशन इक्वेशन के बारे में जरा चर्चा करने की कोशिश करते हैं अपन, अगले पेज पे करते हैं। ये समझ में तो आ गया होगा आपको, इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ इस टॉपिक से रिलेट कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक से लेके डीपली आपको इस चीज को समझा दिया है, और वैसे भी आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा। ये समझ में आपको अच्छे से आ गया। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मोशन कब आएगा, ये क्लियर कट है, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? देखो, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, कैसे आया कैसे नहीं आया उसे गोली मारो, आ गया बस ये ध्यान रखो। s वेक्टर, क्योंकि उसका टाइम नहीं अपने पास, u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर टी स्क्वायर बोलते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। अगला है v डॉट v u डॉट u, ठीक है, और 2a डॉट s। तो इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मॉड v स्क्वायर। याद करो हमने क्या सीखा था, मॉड ए स्क्वायर a डॉट a, इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, मॉड u स्क्वायर। और तुम्हें पता है a डॉट s है तो इसका मतलब क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है तो वैसे ही स्केलर है, तो टेंसिंग लेना। तो आप जानते हो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है वो आपकी स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। कौन सा फॉर्म है? वेक्टर। अब जरा सोच के देखो, ठीक है, क्या सोच के देगा सर, कि मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर मोशन यूनिफॉर्म हो गया तो बोलो क्या जीरो हो जाएगा, ए वेक्टर जीरो हो जाएगा। ए वेक्टर जैसे ही जीरो हो जाएगा तो जरा सोच के बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इजकल टू ए जीरो तो u ही तो बचेगा फर्स्ट इक्वेशन। यानी ड्यूरिंग मोशन जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। अभी मैं सबके बारे में लिखूंगा यहाँ पर कौन क्या है, ए जीरो तो s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी, ठीक है। और यहां अगर a जीरो है तो v इक्वल टू u, वो सेकंड वाला। तो बताइए जब मोशन इज यूनिफॉर्म है तो आपका केवल कितनी इक्वेशन से काम चल जाएगा, एक इक्वेशन से काम चल, ये तो एक ही चीज है ना, तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो क्यों तीन इक्वेशन लगाएंगे हम, क्यों तीन इक्वेशन का लोड लेंगे कि कौन सी लगेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इस तरीके से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बताइए।
अच्छा एक और चीज, जब आपको इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लगाना हो तो कुछ नहीं करना आपको, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म आप ज्यादा याद रखा करो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो कुछ नहीं करना, उसका एरो हटाना है बस। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ बढ़ेगी, क्योंकि 2D मोशन जब आप करोगे तब आपके काम आएगा ये इस तरीके से। ठीक है ना। हाँ, हालांकि वहां पर मैं 2D मोशन के अंदर आपको ये बताऊंगा कि 2D मोशन को किस तरीके से हम 1D मोशन का यूज करके रिजॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कब लगेंगे ये सारे, ये फॉर्मूले एप्लीकेबल ओनली फॉर, एप्लीकेबल ओनली फॉर, है ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो ये यूज होगा। ठीक है ना। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, तो पहले हम एक नोट लिखने जा रहे हैं। नोट क्या है, इफ वी आर यूज वेक्टर फॉर्म then u and v, है ना, all quantity put with sign, all quantity put in वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म में ही पुट करना, वेक्टर फॉर्म में बदल लेना उनको, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इनको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें, किसमें लिखें, स्केलर फॉर्म में, हाँ, इक्वेशंस इन स्केलर या मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें। तो फिर क्या हो जाएंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, बताइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये बंच बन जाएगा आपके लिए। आगे समझ के नहीं आया, along motion here, along motion taken positive and opposite नेगेटिव, बस सिंपल सा साइन कन्वेंशन मैंने रखा है आपके लिए। मोशन के अलॉन्ग पॉजिटिव ले लेना एंड अपोजिट नेगेटिव ले लेना बस। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि यू भी क्या है, सब हम लिख लेते हैं, बात कर लेते हैं यू और भी क्या है। हेयर लग रहा है अच्छा सा नहीं मिल रहा है, हाँ, हेयर यू क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। यूनिट तो लिखने की जरूरत नहीं, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड, और इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी आपको पता ही है क्या है, टाइम। टी क्या है, टाइम। तो इस वाले स्लाइड में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना बताया है, वो भी कौन कौन से फॉर्मेट में, यूनिफॉर्म में, ये रहा यूनिफॉर्म में हम इसकी बात कर रहे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म में हमारा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म में ये रहा बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस बात को अंडरलाइन रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है।
तो मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई कार है, कोई कार है, वो इधर चल रही है, ठीक है, u वेलोसिटी से, a एक्सेलरेशन से, ठीक है, इधर चल रही है। तो मोशन किधर हो रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग क्या लोगे आप? पॉजिटिव। अपोजिट क्या लोगे? नेगेटिव। तो u कैसा हो गया बताइए? पॉजिटिव। और a कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये समझ में आया? केस फर्स्ट। अब आते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, आपकी कार वो इधर चल रही है ना, और एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। तो आपको पता है ब्रेक लग रही होगी 100%। तो अलोंग मोशन, मोशन किधर हो रहा है? मोशन इधर हो रहा है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन समझ में आ गया क्या है? तो यहां पर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एनी डाउट? अगर आपने इधर मोशन का डायरेक्शन, तो बस सिंपल से ऐसे याद रखना है आपको अच्छे से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और a क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और u और a अगर अपोजिट हैं, है ना, तो इसे रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहते हैं। तो अभी a का नाम क्या है? a को रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहेंगे, और इधर a को क्या कहेंगे? इधर a को कहेंगे हम क्या? एक्सेलरेशन। आया समझ? इधर a को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। इधर a को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है ना। मान लो एग्जामिनर ही आपको बोल रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। एग्जामिनर ही बोल रहा है मान लो आपसे, ठीक है ना, ये गिवन है, ये गिवन है। तो बताओ आपकी जो कार है, मैं आपसे कहूं कि आपकी कार इधर चल रही है ना, और ए से चल रही है। तो अब आप साइन कन्वेंशन अपना यूज मत करना, इसका यूज करना। तो इस समय यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव अकॉर्डिंग दिस, और ए भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अभी ए को क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन। ए को क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट हो रही है। तो ध्यान रखना, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन नॉट अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किससे आ रहा है? आपके एग्जामिनर, मतलब आपके साइन कन्वेंशन लेने से। आप साइन कन्वेंशन किधर ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, उससे आ रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो डिसलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, यहां घुमा देगा आदमी आपको, है ना। तो मैंने इसलिए उसको इस तरीके से बताया है। केस 4, केस 4, अगर आपकी बॉल है, उसे आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, यू से ऊपर थ्रो कर रहे हो, यू से, तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे रहेगा, जी से, ठीक है ना। तो आपको इस समय साइन कन्वेंशन अपने अनुसार क्या लेना है? अलोंग मोशन। तो मोशन किधर हो रहा है? मोशन इधर हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बोलिए यू कैसा हो गया? यू पॉजिटिव। अच्छा, मुझे एस बता सकता है डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपसे कहूं डिस्प्लेसमेंट एस, वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन नेगेटिव। आगे समझ नहीं आया? ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे 100% रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि यू और ए अपोजिट है। मतलब आपको
कब रिटार्डेशन बोलना है और कब नेगेटिव बोलना है, ये बात ध्यान समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो ये है साइन कन्वेंशन जो बच्चे बहुत सारे बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं इधर पॉजिटिव लूंगा और इधर नेगेटिव लूंगा, तो ये मत सोचना जैसे बॉल घूम के क्या आएगी, वापस यहां आएगी नीचे की साइड, मान लो प्रॉब्लम में वापस नीचे की साइड आएगी, तो ऐसा मत करना ऊपर से फिर नीचे आ रही है तो बीच में साइन बदल दो आप, बिल्कुल नहीं। एक बार आपके साइन डिसाइड हो गए, एक बार पूरे प्रॉब्लम में साइन कन्वेंशन आपने ले लिया, वही चलेगा, ठीक है? तो ऐसा मत करना कि बॉल लौट के आ रही थी सर तो मोशन का डायरेक्शन बदल गया और मैंने अब फिर पॉजिटिव नीचे ले लिया और नेगेटिव ऊपर ले लिया, ऐसा नहीं होगा। एक बार डिसाइड हो गया वही चलेगा, ठीक है ना? समझ में आया डियर? ठीक है, और अपन प्रॉब्लम्स में जब लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। आगे अब हम रेक्टिलिनियर मोशन के टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो आपको पता है रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है? 1D मोशन। क्या है इसका मतलब? 1D मोशन यानी एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा? एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब मुझे सोच के बताओ, क्या बताओगे सोच के? एक तो कैसा हो सकता है? हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना? हॉरिजॉन्टल मोशन मींस या तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और या फिर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा इस तरीके से, इधर की साइड मूव करेगा, लेफ्ट या राइट, ठीक है ना? क्लियर? तो यहां पर जो इक्वेशन लगेंगे उनसे काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना? क्लियर है ना? और एक आएगा आपका वर्टिकल मोशन, है ना? वर्टिकल मोशन को जरा अच्छे से समझें। इस ये तो सिंपल उन्हीं से हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं जरूर, इसके लिए अलग से कोई हमें काम नहीं करना है। वर्टिकल मोशन में क्या होगा, आप, है ना, या तो अप टू डाउन आओगे, अप टू डाउन आओगे, ठीक है, और या फिर डाउन टू अप जाओगे, डाउन टू अप जाओगे। ये दो केस पॉसिबल होंगे आपके लिए। अप टू डाउन में क्या होगा? दो केस होंगे, या तो u 0 होगा या u नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसे अगर u 0 होगा तो इसे फ्री फॉल कहेंगे, फ्री फॉल, यानी आपने बॉल को सिंपल ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, थ्रो नहीं किया, तो इन दिस केस u 0, और u 0 है और मान लो ये कहां आ गया, इस जगह तक आ गया, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पर, इस तरीके से नीचे, ठीक है। तो मोशन का डायरेक्शन किधर है? इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो a क्या है, g के इक्वल हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव लोगे, ऊपर की साइड नेगेटिव लोगे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? इसे h कह देते हैं अपन लोग, क्या कह देते हैं? h, क्योंकि हाइट में चल रहे हैं तो इसलिए h बोल देते हैं, h, बट ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब मुझे सोच के बताओ पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो v यहाँ तो वेलोसिटी v होगी, तो v इक्वल टू u 0 at तो gt, एक रिलेशन ही बनेगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो h इक्वल टू u फिर से 0 हाफ gt स्क्वायर। ये इंपोर्टेंट है इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं, फ्री फॉल के लिए फॉर्मूले छोटे हो गए कि नहीं हो गए। और क्या बचा v के लिए? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u 0 तो 2gh, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2gh। बहुत लगता है फॉर्मूला, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया, तो हम पूरा याद नहीं रखेंगे, तो इन दिस केस ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो ये तो छोड़ दो, ये तो कोई मतलब ही नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है, बट यहाँ स्पेशल है। तो ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह लगेगा। ठीक है, जब जब हम क्या करेंगे, फ्री फॉल की बात करेंगे, इस टाइप की चीजों को लगाएंगे। वी जी टी एच हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत से लोग यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, बी बाई जी, यहाँ से टाइम निकाल 2√2h/g, तो वो निकाल लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल केस तो है नहीं है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बस ए जी हो गया है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये तो आप लगा ही रहे हो, पूरा जनरल लगा रहे हो। डाउन टू अप में क्या होगा, डाउन टू अप में दो टाइप के केस होंगे आपकी जिंदगी में, है ना, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट और नॉट अटेन मैक्सिमम हाइट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर नहीं गया है ना। यहां से अगर कोई बॉल थ्रो होगी यू से, और जब वो अपनी कौन सी हाइट पर पहुंच जाएगी, एच मैक्स, तो खास बात यह है कि वहां भी जीरो होता है, बट आपको पता है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जी लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्सेलरेशन हो बॉडी के अंदर बट उसका वेलोसिटी जीरो हो? बिल्कुल ऐसा है। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही है, पहले वो कहाँ जा रहा था, ऊपर, और यहाँ कहाँ रहा था, नीचे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है इस पॉइंट पर, एच मैक्सिमम वाले पर, ठीक है ना। तो ये खास बात है, वी जीरो हो जाता है। अब मोशन किधर हो रहा है, ऊपर, तो मोशन ऊपर हो रहा है तो ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे निगेटिव लेंगे। तो ए इस समय क्या हो जाएगा, ए इस समय क्या हो जाएगा, माइनस जी, ए इस समय क्या हो जाएगा, माइनस जी। इन दिस केस ए हो जाएगा माइनस जी, ठीक है ना। तो इसमें क्या फॉर्मूले बन जाएंगे, आप बताइए, वी जीरो है, माइनस जी है, यही फॉर्मूला बन जाएगा, यानी यू इक्वल टू जी टी, यू इक्वल टू जी टी, और एच मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं, बस यहाँ माइनस आया, ये वाला मैन बनेगा, वी जीरो है तो यू इक्वल टू माइनस जी लगाओगे तो यू इक्वल टू √2gh, तो 2gh मैक्स, ध्यान रखना एच मैक्स, एच मैक्स है तभी है वो। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले डेवलप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्री फॉल है और ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। नॉट अटेंड तो फिर तो आप जानते ही हो, बस यहाँ माइनस आ जाएंगे सारी जगह, ठीक है ना। यू माइनस जी टी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरीके से मोशन को आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो अब आता है कौन सा केस, है ना, ये क्वेश्चन आ गए इसके, है ना, यूनिफॉर्म के क्वेश्चन है, आप आराम से करना है इनको, ठीक है। अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले थ्योरी खत्म कर लें अपन। तो ये कौन सी थ्योरी खत्म हो गई, इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की। अभी इस वाले पार्ट की थ्योरी रह गई है, तो इस वाले पार्ट की थ्योरी खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं पहले, है ना। वो कहाँ है ना, वो यहाँ पर हेडिंग लगेगी उसकी, ये रही, मोशन ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अगला केस क्या है, अगला केस क्या है, मोशन ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब जरा दिमाग से मुझे सोच के बताइए कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो किसके किसके साथ वेरी कर सकता है। केस फर्स्ट, आपका जो एक्सेलरेशन है मान लो फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देन तो इन दिस केस क्या होगा, आप बताइए इन दिस केस क्या होगा, कौन से फॉर्मूले यूज होने के चांस है। ए इक्वल टू डी वी बाय डी टी, तो यहां से डी वी इक्वल टू ए डी टी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इस तरीके से। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, v निकल जाएगा, आपसे v पूछ सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला यहां यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और v आ गया
तो आप जानते हो v इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी, v इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी या डी एस वाई डी टी कर लो, डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू डी एस वाई डी टी, और जैसे ही डी एस वी डी टी आएगा इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से s आ जाएगा वी डी टी। आया समझ क्या नहीं आया? तो एक्सेलरेशन जब फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो इस वाले फॉर्मूले से स्टार्ट होगा और यहां तक जाने की कोशिश होगी। मतलब या तो क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा आपसे, भी पूछा जाएगा, या आपसे एस पूछा जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो केस फर्स्ट ये हो सकता है, केस सेकंड क्या हो सकता है? केस सेकंड हो सकता है कि आपका ए फंक्शन ऑफ वी हो, है ना, ए आपका फंक्शन ऑफ वी हो। तो ए फंक्शन ऑफ वी होगा तो बताइए ए का फॉर्मूला तो एक ही है, डी वी बाई डी टी। तो अब इसको वी में कैसे बदलेंगे? तो जरा दिमाग से सोचिए, अगर मैं एस का नीचे और एस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो चल जाएगा। और आप जानते हो डी एस वाई डी टी, डी एस वाई डी टी वी है तो यहां वी आ जाएगा। तो ए डी वी वाई डी एस इंटू वी, और आप जानते हो ए वी का फंक्शन है, ए वी का फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि ये केस होगा ए एस का फंक्शन होगा वो वाला। ठीक है, सॉरी बेटा, ए एस का फंक्शन, ए एस का फंक्शन, ठीक है, तो वो निकल के आ रहा है, देखो आप आराम से, ए डी एस, ठीक है, और वी ए वी। तो आप यहां से इंटीग्रेशन करोगे तो ए डी एस का फंक्शन यहां रखोगे तो यहां से एस के फॉर्म में क्या आ जाएगा ए, और यहां से वी आ जाएगा एस के फॉर्म में, है ना। तो ये वाला फॉर्मेट लगेगा। अगला क्या हो सकता है? अगला क्या हो सकता है कि ए वी के साथ बदल रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ए वी के साथ बदल रहा हो, ए फंक्शन ऑफ वी होगा, तो ए फंक्शन ऑफ वी होगा तो वी के लिए हम क्या ला सकते हैं, वहां पर कुछ ला सकते हैं, नीचे आ जाएगा। ओके ठीक है, तो केस थर्ड, ए फंक्शन ऑफ वी हो, ए फंक्शन ऑफ वी होगा तो आप जानते हो कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे, डी वी अपॉन ए, और ये डी टी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, ऐसे इंटीग्रेशन करोगे और यहां रख दोगे तो ये वाला फॉर्मेट लगेगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ए फंक्शन ऑफ एस है तो ये वाला फॉर्मेट लगेगा, और ए फंक्शन ऑफ टी है तो इस वाले फॉर्मेट से यहां तक पहुंचेंगे, और ए फंक्शन ऑफ वी है तो ये वाला फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया हो। इन तीन केस के अलावा कोई और केस पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ये या तो टाइम पे डिपेंड करेगा, ये या तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, ए या बी पे डिपेंड करेगा, हो सकता है ए फोर्थ मतलब और किसी पे डिपेंड करे तो हम बदलेंगे, लेकिन ऐसे ही। तो मैं जो लिख रहा था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्म यूज होंगे, तो ये है वो फॉर्म आया। अब आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी सबने पढ़ाई है, पढ़ी होगी आपने, बट इस थ्योरी को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो की एंडिंग तभी होगी जब हम क्या कर पाएंगे, इस थ्योरी को अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। तो पहला क्वेश्चन ये वाला है, तो आप जरा ध्यान से देखें, इसी को पहले फिनिश कर रहा हूं मैं। सॉल्व। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ एक्सेलरेशन a 6t। तो बताइए बताइए ये कौन सा किसका फंक्शन है, टाइम का। तो ये वाला फॉर्मेट चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो मैं ऐसे ही फॉर्मेट लगाऊं सेम, तो ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो आप लिखोगे, है ना, ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो ए का क्या फॉर्मूला लगेगा, डी वी बाई डी टी। आप बिना आंख बंद करे लगाएं, अपने आप क्वेश्चन उसी से रिलेट होगा। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यू जीरो है, किस पर, एट टी इक्वल टू जीरो पर। ये गिवन है आपको, ये गिवन है और ये भी गिवन है ना।
फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पर हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो आते हैं, बात करते हैं। तो आपको क्या सिखाया सर? आपने सिखाया डीवी इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लगेगी? टी इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, यानी v इक्वल टू 0। एक्चुअली में v u होता है ना, तो v इक्वल टू 0, और t इक्वल टू टी पर सर v कुछ होगा, मुझे नहीं पता, v इक्वल टू v मान लिया। तो dv का इंटीग्रेशन, अब समझना बेसिक मैथ एंड फिजिक्स क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन तुरंत आना चाहिए। v dv का v, लिमिट 0 से v, a कितना दिया? 6t, dt 0 से t, तो यहां तो v आ गया बेटा, ये छोड़ दो, और 6 बार आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाय 2, 0 से t, ये 2 इससे कट जाए, 2 3 जा 6, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v कितना आया? 3t स्क्वायर, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया v। बट v आपसे कितने टाइम पे पूछा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में v कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड। बट अभी क्वेश्चन रुका नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, तो v के आगे जाएंगे। तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है ds बाई डी टी, तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? v dt। आपको पता लिमिट क्या लगेगी? टाइम 0 था तो हमें पता चला ही नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया होगा, तो ds का तो s ही हो जाएगा द्वारा से, और v कितना आया है? 3t स्क्वायर, तो v हम 3t स्क्वायर यहां रख देंगे बेटा, 3t स्क्वायर dt 0 से t, और 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने बेसिक मैथ एंड फिजिक्स में पढ़ा दिया है। 3 से 3 गया, तो s इक्वल टू क्या आ गया? टी क्यूब, s आ गया टी क्यूब, बट s किस पे पूछा आपको? 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर 2 का क्यूब यानी 8 मीटर, मतलब 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 12 है, और वो कितना चल चुका है? 8 मीटर चल चुका है। तो ये देखो आप समझ में आया। तो केस फर्स्ट का क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन था केस फर्स्ट का, आ गया। तो इस तरीके से वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन इजीली होगा अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की नॉलेज अच्छे से है तो, और उसे आप सॉल्व कर पाते हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं, इसको और कैसा कर लें? हल्का, ये ज्यादा हल्का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 4 पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो उसने बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होगा, नहीं होगा? पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है सर, पॉजिटिव एक्सिस इधर है, ठीक। क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इक्वल टू एक्स, यानी यहां पर क्या हुआ? a किसका फंक्शन है? एक्स का, यानी डिस्प्लेसमेंट का। तो कौन सा केस है? ये वाला केस है। तो ये वाली फॉर्मेट यूज होगी, देखो अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछता है वो, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन एट टाइम t, t इक्वल टू 0 पर, देखो गिवन है t इक्वल टू 0 पर x कितना है? 1 मीटर, और v कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड, दोनों चीजें दे रखी हैं। और t इक्वल टू टी पर हमसे क्या पूछा है? पोजीशन, x फाइंड करो भाई साहब, ये हमसे कह रहा है, ठीक है ना, x फाइंड करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता क्या है? आप मान लो भूल गए हो, तो क्या करोगे? dv बाई डी टी एक्स, ठीक सर। लेकिन सर यहाँ तो t है, ये x है, तो x में बदलना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? सर आपने सिखाया था dx का नीचे dx का ऊपर, मैंने कहा ओके बेटा, मुझे x, और सर आप जानते हो कि dx बाई डी टी को मैं भी लिख सकता हूँ, ठीक बेटा, तो वी डी भी और इस dx को इधर ले जाऊंगा, x dx। फिर सर आपने सिखाया था कि इंटीग्रेट कर दो, मैंने कहा ठीक बेटा, तो वी डी वी एक्स डी एक्स। देखो अपने आप चीजें होती जाएंगी, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे हो, अच्छे से काम करे हो, अच्छे से वीडियो को देखा, सीरियसली होके देखा है, तो मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम आराम से इजीली सॉल्व होंगी। आपको नहीं देख रहे हो तो अलग मैटर है। x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे v कितना है? 1, ठीक है। और x इक्वल टू x पे मुझे नहीं पता v कितना है, तो ये मैंने यहां रख दिया, क्योंकि अब बाद का पता ही नहीं आपको, ये तो शुरुआत में दे रहे, तो शुरुआत में ही ले लिया हमने।
अब v का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा v²/2, लिमिट क्या है 1 से v, और यहां भी क्या आएगा x²/2, लिमिट क्या है 1 से x। ये 2 तो कांस्टेंट है तो 12 आके कट जाएगा, 12 आके कट जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे चलते हैं। क्या चलते हैं आगे। अभी आप क्या देख पा रहे हो कि v को अपर लिमिट रखेंगे तो v², और लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगा के तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ जाएगा, v² - 1। ऐसे यहां पे x² - 1 हो जाएगा, x² - 1। आप जानते हो -1 और -1 कट जाएगा, यानी v कितना आ गया, v आ गया हमारा +-x, एक्चुअली में v कितना आ गया +-, ठीक है ना। अब चूंकि पॉजिटिव x एक्सिस में चल रहा है इसलिए x कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो उसे छोड़ दो माइनस वाले को, ठीक है। तो v = x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं v = x। ओके, अभी क्वेश्चन हुआ क्या, नहीं। अभी हमसे पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एट टाइम t, t पर पोजीशन बताओ कितनी होगी एट टाइम t पर। तो अभी तो और आगे जाएगा, तो v को क्या लिख सकते हैं अब हम dx/dt, ये x हो गया। अब आपको पता है x कहां आएगा dx के साथ, तो कहां आ रहा है नीचे, और टाइम कहां जाएगा अपने आप ही ऊपर जाएगा। तो ध्यान रखना x के साथ ही क्या आएगा x, जैसे हम देख रहे हैं ना v के साथ dv के साथ v, x के साथ, ये बात ध्यान रखना, और ऊपर रहना चाहिए नीचे नहीं। इंटीग्रेशन पहले ही बता चुका हूं, इंटीग्रेट t = 0 पर x कितना है 1, और t = t पर x निकालना है, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको बताया था log e(x) होता है 1 से लेके x। अब समझ में आ रहा है सब आपको। और dt का t होता है 0 से t। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, अपर लिमिट log e(x) माइनस लोअर लिमिट log e1, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। log e1 क्या पढ़ाया था, 0 होता है, log e1 क्या होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो log e(x) = t। अभी हमें पता है x निकालना है, तो log को हटाने का तरीका होता है उसका जो बेस है वही ले लो यहां दोनों तरफ, तो e log e(x) = e⁻t, ठीक है। और जब बेस वही ले लेते हैं तो ये पूरा खा जाता है, ये खत्म हो जाता है, तो x = e⁻t, दिस इज द आंसर। मतलब ये जो पार्टिकल है आपका वो एक्सपोनेंशियली चल रहा होगा। तो आपको हो सकता है 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि पार्टिकल पाथ इज एक्सपोनेंशियल, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि एक्सपोनेंशियल वर्ड होता क्या है तो आप कैसे टिक करोगे बेटा, फिर वही क्वेश्चन आपको क्या लगने लगेगा, टफ लगने लगेगा। यही क्वेश्चन आपको टफ लगने लगता, हाय अल्लाह करते फिर आप, हाय तो अब हमारे नीट का पेपर बहुत टफ आया है, ठीक है, पढ़ोगे आप डीपली नहीं और नीट के पेपर को टफ कहते हो फिर, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। तो ये कैसा कैसा पाथ है उसका, कैसा है बेटा, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इक्वेशन किसकी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो टाइम के साथ वो कैसा चल रहा है, एक्सपोनेंशियल चल रहा है। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। -x होता तो क्या होता आप बताइए, log e -x पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तो उन्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोला है, क्योंकि माइनस का लॉग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। माइनस बाहर ले लेते तो उधर आ जाता, e⁻t हो जाता अगर वो नेगेटिव एक्सिस में चलता, तो पॉजिटिव में इसलिए पॉजिटिव पाथ चलता, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन, अच्छा अगर आपको किसी को लग रहा हो कि सर क्या कह गए तो मैं बता देता हूं। अगर ये माइनस होता, माइनस वाला टर्म होता तो -x -12 आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, वो माइनस में इधर भेज देता, e⁻t आंसर आता, ठीक है ना, e⁻t। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो एक इसका फंक्शन है v का, ठीक है। तो फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, सॉल्व। पार्टिकल कहां चल रहा है, पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रहा है ना, ओके। एक्सेलरेशन दिया है a = kv, ठीक है भैया, kv v का फंक्शन दिया है,
फाइंड इट्स पोजीशन एट टाइम टी इफ एट टी इक्वल टू 0, कंडीशन दिया टी इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1, है ना, v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड और k 1 मानना है। ये सब उनने दे रखा है, ठीक है, गिवन है, इसका यूज हम कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ए केवी का फंक्शन, आप तो दिमाग ही मत लगाओ, ए होता है डीवी बाई डी टी। सर मैं तो ये जानता हूं सर, भी मैं नीचे ले आता हूं। मैंने कहा ठीक, भी सर आप नीचे ले गए। फिर आपने कहा बेट सर आप इसको इंटीग्रेट कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो टाइम 0 पर v कितना है 1 और टाइम t पर v नहीं पता सर कितना है, और 1/v का इंटीग्रेशन अभी बताया log e v होगा 1 से लेके v, और k कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा और dt का t होगा 0 से t। तो फाइनल क्या बन गया ये log e v माइनस log e1 और ये हो गया k t। log e1 अभी बताया 0 होता है, log e v इजिकल टू k की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया t। अब दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा e बेस log e v और e की पावर t। तो बेटा क्या आ गया यहां से, ये इसको खा जाएगा, v की वैल्यू आ गई e की पावर t। क्या पूछा आपसे, हमें पूछा पोजीशन, तो अभी तो और आगे जाएगा। तो डी एक्स वाई डी टी ई की पावर टी, तो डी एक्स ई टी डी टी, क्योंकि टाइम के साथ क्या जाएगा डी टी, इस तरीके से। मतलब डी टी डी एक्स सब ऊपर रहेंगे हमेशा, नीचे नहीं रह सकते, इंटीग्रेशन करना है ना, उसे इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं, तो हमेशा कहां रहेगा ऊपर। अब t इक्वल टू 0 पर पोजीशन x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t पर पोजीशन x है मान लो। आगे बढ़ो, dx का तो x हो जाएगा, et का इंटीग्रेशन क्या बोला था et होता है सर, et लिमिट क्या है 0 से t, x इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 0 पुट कर दिया, et और e की पावर 0 कितना होता है -1, ये आ गया मीट, दैट इज आंसर। तो ये आंसर आपका आ गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तीनों केस मैंने करा दिए हैं आपको अच्छे से, ठीक है ना, तीनों केस की समझ आपको दे दी है मैंने कि वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो क्या करना है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं इक्वेशन के ऊपर करने के लिए कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको जरा करने की कोशिश करते हैं। अब जो चीजें पढ़ाई हैं उनको याद रखना है अच्छे से। अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो मैंने बोला था आपसे कि पहले आपको पहचानना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैसे भी आप पहचान जाओगे, लिखा होगा वो कहीं ना कहीं, है ना, और अगर नहीं लिखा हो तो पेंशन दिया होगा, कुछ ना कुछ तो आपको पता लग जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 10, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो u 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एट t इक्वल टू 0 पर और ये t इक्वल टू t पर, ठीक है ना। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, मिड पॉइंट पे निकालना है। चलो करते हैं बात स्टार्ट। ये हमारा t इक्वल टू 0 इनिशियल, मैंने आपसे क्या बोला था, ये t इक्वल टू t फाइनल, और ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, है ना। तो ये o सॉरी ये I F और M, यहां पर कितने से चल रहा है 30 से, यहां पर कितने से चल रहा है 10 से, और यहां पर कितने से चल रहा है पता नहीं, यही पता लगाना है। और एक्सेलरेशन क्या है थ्रू आउट कांस्टेंट, तो इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव, क्यों मोशन इधर हो रहा है इसलिए मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। समझ आ गया ये, बिल्कुल आ गया है, उम्मीद कर सकते हैं कि आ गया है। अब मुझे बताओ यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज करें जिससे आपका काम बन जाए।
बताइए क्या और दिया है? कुछ नहीं दिया, बस यही दिया है। इसके अलावा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें? तो आपने कहा सर कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है। ठीक है, टाइम पता है और यू और भी पता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी सर इंटरवल आई एफ यूज कर लो। तो इन इंटरवल आई एफ, तो आई एफ इंटरवल में यू पता है, भी पता है और टी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना? टी पता नहीं है, मतलब भी और यू के फॉर्म में पता तो कुछ भी नहीं है उसमें, है ना? भी कितना है 30, यू कितना है 10, ए टी, तो 30 माइनस 10 20 80। ठीक है, तो यहां से आप ए निकाल सकते हो किसके फॉर्म में? टी के फॉर्म में, 20/t। क्लियर? अब पार्टिकल मिड पॉइंट पर है, तो आपको एक चीज पता है कि अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस s है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s/, बिल्कुल। लेकिन टाइम को t/2 मत कर देना, क्योंकि हो सकता है यहां से लेके यहां तक वो स्लो चला हो तो टाइम बढ़ गया हो, और यहां से लेके यहां तक फास्ट चला हो तो टाइम कम हो गया हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। क्लियर है ना? तो मिड पॉइंट पे ऐसा मत सोच लेना कि टाइम इक्वल होगा। ठीक है ना? तो क्या ये टाइम वाला इक्वेशन अपने लिए सही है? नहीं है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पूरे इंटरवल के लिए। ठीक है, आई एफ तो v कितना है 30, तो 900, u कितना है 10, तो 100, 2as, तो यहां से क्या आ गया? 800/2as, 400, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 400/s। हमने a की दो वैल्यू निकाल ली है, टाइम के फॉर्म में और s के फॉर्म में, आई एफ इंटरवल का यूज करके। अब हम इंटरवल यूज कर रहे हैं आई एम, तो इंटरवल आई एम, इंटरवल, यहां पे इंटरवल का बड़ा बढ़िया लोचा समझो। इंटरवल अगर आपने अच्छे से चूज कर लिया तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आई एम ले लेते हैं। आई एम में क्या क्या पता है? यू पता है, वी डैश निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यही एस वाला, वी डैश स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a/s/2। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो आप मिड पॉइंट पे s/2 कह सकते हो। वी डैश निकालना है, बिल्कुल सर निकालना है। u कितना है उसका इंटरवल का? 10, तो 100, 2 और a की वैल्यू कितनी रखते हैं? 400/s, s और s/2, s से s कट गया, 2 से 2 कट गया, तो v डैश स्क्वायर कितना आ गया? 500, 400 प्लस 100, तो v डैश कितना आ गया? √500, यानी v डैश 10√5 मीटर पर सेकेंड। मतलब मिड पॉइंट पर ये कितनी स्पीड से चल रहा होगा? 10√5 मीटर पर सेकेंड से। ये कब यूज हो जाता है? ये हो जाता कि मैं अगर टाइम को कुछ कह सकता था t/2 बट कह नहीं सकता, क्योंकि मिड पॉइंट पे केवल ये गारंटी दे सकता हूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट आधा जरूर होगा, s/2। आगे समझ? तो ये काम का था क्या समय? ये वाला, ये इस क्वेश्चन में काम का नहीं है। इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में काम नहीं आया, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं। तो हमें ये समझना होगा शुरू में ही कि क्या चीज लगाएं जिससे कि हमारा आंसर वहां पर आ जाए। तो ये तभी समझ पाओगे जब आप कैलकुलेशन माइंड में कर पाओगे, और नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा ब्रेक्स हिज कार विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर से कांस्टेंट वर्ड दिया है, आप देख पा रहे हो ना? फिर से क्या दिया है? कांस्टेंट वर्ड दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम अ वेलोसिटी 25 to 15। तो इसका मतलब आपका u 25 है इनिशियली, और फाइनल पे क्या है आपका 15, और ये कम हो रहा है तो 100% एक्सेलरेशन पीछे लग रहा होगा। और कितना लग रहा है?
पता नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस, 200 मीटर डिस्टेंस पर ये ऐसा किया है। ठीक है, 200 मीटर डिस्टेंस तक उसने इतना एक्सेलरेशन अप्लाई किया है जिसके कारण ऐसा हो गया है। तो एस पता है आपको। अब पूछा क्या क्या, वो जरा समझते हैं। मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो मोशन अगर इधर हो रहा है तो इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव, तो इसका मतलब v तो पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, और एक में हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे नहीं, अपने आप निकल के आ जाएगा। और ऐसे को हाउ मच टाइम इलैप्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, क्या लगा दूं टाइम के लिए, एस वाला फॉर्मूला। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है 200 पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव 25 इंटू टी और हाफ, लेकिन ए तो दिया ही नहीं है। ए नहीं दिया तो पहले ए निकाल लेते हैं, तो पहले ए निकाल लेते हैं। तो चलो इसको निकाल के इस करके तो रख लो इक्वेशन फर्स्ट। तो ए निकाल लेते हैं। ए के लिए हम यूज कर लेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल। वी कितना है 15, तो 2 2 5, ए कितना है 25, तो 6 2 5 2 ए, और एस कितना है 100, सॉरी 200, 200। तो 2 2 5 में से 6 2 5 गए तो कितना चाहिए -400, और ये -400 ए, 400 से 4 सॉरी प्लस, ए कितना आ गया -1, ये -1 आएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही यहाँ पे ए रखोगे तो जो हो जाएगा 225t माइनस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर को इधर ले आओ और 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का समय मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो टी स्क्वायर इधर है -50t, मुझे तो पहले से इधर है तो 400। ये सबकी समझ में आ गया। देखो क्वाड्रिकेशन सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी आपको, तो या तो फॉर्मूले से कर लो या फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन से अगर हम इसे करेंगे तो कितने फैक्टर हो सकते हैं 400 के, तो 400 का हो जाएगा 40 इंटू 10, तो -40t -10t और 400। तो ये फैक्टर बन गया, t कॉमन आ गया, t -40, यहाँ से -10 कॉमन आ गया, t -40, फिर से t -40 कॉमन आ गया, और यहाँ से t -10 कॉमन। तो या तो t इक्वल टू 40 सेकेंड आंसर होगा या t इक्वल टू 10 सेकेंड आंसर होगा। कहने का सेंस क्या है, यानी क्या कहना चाह रहा है कि हाउ मच टाइम इलैप्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल के दौरान वो कितना टाइम इलैप्स करेगा। और इसके दो आंसर आए हैं, क्या क्या आंसर आए हैं, t इक्वल टू 40 सेकेंड और t इक्वल टू 10 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया -1, तो -1 एक्सेलरेशन है। इफ हैज टू कंटिन्यू ब्रेकिंग विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाउ मच लॉन्गर वुड इट टेक फॉर हिम टू स्टॉप एंड हाउ मच एडिशनल डिस्टेंस वुड ही कवर। अच्छा, अब हमसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन 2 है, हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो ब्रेक और मारे लगातार इसी तरीके से तो कब तक स्टॉप होगा। तो मैं मान लेता हूं कि अगर वो लगातार ब्रेक मारे तो यहां जाके उसका स्टॉपिंग पॉइंट आ जाएगा, और यहां जाके उसका स्टॉपिंग पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब v डबल डैश क्या हो चुका है 0, और उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस s डैश चल ली है, समझा। एक्सेलरेशन अभी भी उसमें कितना लग रहा है -1 लग रहा है। तो वो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इन इंटरवल एफ एस ले रहा हूं है ना, एफ और ये एस स्टॉपिंग वाला है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी स्क्वायर तो v डबल डैश स्क्वायर, u का काम कौन करेगा v, u का काम v करेगा, और प्लस 2as डैश। चलो v डबल डैश तो 0 है, v कितना 15 का होता है 2 2 5, और a माइनस है तो ये -2 हो जाएगा, -1 है तो क्या हो जाएगा -2 एस डैश। तो एस डैश आ गया आपका 225/2।
तो एडिशनल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 225/2, यानी इसको अगर आप 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 112.5 मीटर, 112.5 मीटर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कर दिए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पर नहीं हमने किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया हमारा ए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये पूरा ए, और ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सी, ठीक है ना, क्लियर। तो हाउ मच लॉन्गर वुड इट टेक फॉर हिम टू स्टॉप, कितने पे जाके क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है ना? टाइम और निकाल सकते हो आप, कितने टाइम में स्टॉप होगा यहाँ। तो टाइम निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी डबल डैश वी ए टी डैश, तो मान लो यहाँ पे टी डैश टाइम लग रहा है, तो v डबल डैश 0, v कितना -15 और a -1 टी डैश, ठीक है, 15 आएगा, -15 क्यों आएगा, है ना, तो 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड और लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लगेगा 15 सेकेंड। क्लियर? एनी डाउट डियर आपको? तो एक्स्ट्रा टाइम 50 सेकेंड लगेगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी को भी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, अब मेरे को एक डाउट है, आप लोगों से पूछना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है या दोनों सही हैं, तो उसको कैसे चेक करोगे आप। तो उसको चेक करने के लिए आप t इक्वल टू 40 रख के देखें, हैं, और इसकी डिस्टेंस निकाल के देखें t इक्वल टू 40 रख के, है ना, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो सही है कि नहीं है। तो वेरीफाई कर लेना उसको, है ना, अच्छे से, तो इजीली आराम से हो जाएगा। तो ये मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूँ, क्या इक्वेशन, उसको दोनों को करना, फिर मुझे बताना कमेंट में, है ना। क्या है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, इट इज फाउंड दैट इट ट्रेवल 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। अच्छा, एक फॉर्मूला रह गया था, उसको जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे उसी का यूज होगा, लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं अगर आपसे कहूँ, ठीक है, तो चलो तो इसी में समझाने की कोशिश करूंगा मैं, वैसे वो आपको फॉर्मूला तो याद है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड, तो आपको क्या करते हो आप, डिस्टेंस कवर n सेकेंड और माइनस डिस्टेंस कवर n-1 सेकेंड। नहीं आ रहा समझ? मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई पार्टिकल है वो 6 सेकेंड चला है, ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया 6 सेकेंड में, और कोई पार्टिकल है 5 सेकेंड में यहाँ था, तो ये कौन सी सेकंड बचेगी, लास्ट सेकंड। तो आप क्या कर रहे हो, S6 में से S5 भी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो किसी भी सेकंड को निकालना, nth सेकंड है ना, तो ये कौन सी सेकंड है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे यार ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S nth सेकंड को, उसका फॉर्मूला आता है U प्लस A/2 2n-1, ये आपने ड्राइव किया होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है और मैं बताना थोड़ा भूल गया था, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन को समझ के कि क्वेश्चन में आने वाला है ऐसा कुछ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं, ठीक है। तो एक टावर है, टावर बना लो बेटा एक, ये लो भाई टावर बन गया, ठीक है, इस तरीके से एक टावर है ना। अब टावर से ड्रॉप कर रहा है एक बॉल, है ना, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, ड्रॉप का मतलब हो गया U0 है, ड्रॉप थ्रू नहीं कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है ना, तो U0 है। इट इज फाउंड दैट इट ट्रेवल 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, फाइंड आउट हाइट द टावर। मतलब मान लो इसने यहां तक लेके, है ना, ये हाइट होगी टावर की,
क्या होगी हाइट। तो वो कह रहा है कि जो लास्ट सेकंड है ना, ये जो लास्ट सेकंड है, ये लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड में इसने कितना चला है 45 मीटर इन लास्ट सेकंड। तो वो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, बोलिए। वो आपसे पूछने ही कर रहा है कि हाइट कितनी होगी इस टावर की। तो आप क्या करोगे बताइए लास्ट सेकंड में। तो लास्ट सेकंड के लिए निकालोगे ना, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये कौन सी सेकंड चला है, एस एन सेकंड, और ये यहां से लेके यहां तक कितनी सेकंड होगा, एस एन माइनस वन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लास्ट सेकंड। तो मैं एस एन के लिए आपसे बोलूँ, एस एन के लिए लिख के दिखाओ, तो एस एन के लिए क्या लिख के दिखाओगे आप, बोलिए बेटा। एस एन के लिए क्या लिख के दिखाओगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो जीरो है, तो टाइम के फॉर्म में आप क्या निकाल लोगे अपना, है ना। यहां से लेके यहां तक टाइम टी लगा, तो यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगेगा, टी माइनस वन, लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो एस एन को क्या लिखोगे, यू टी तो जीरो टी प्लस हाफ एक ही जगह जी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जी है और नीचे ही है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है ना, तो जी टी, टी की जगह क्या आएगा, पूरा टी आएगा, तो एस एन आ गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर एस एन आ गया समझ। अब क्या निकाल लें, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, इससे यू जीरो है, हाफ जी और टी की जगह टी माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो एस एन माइनस वन कितना आया, हाफ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब हमें निकालना है लास्ट सेकंड, तो एस एस एन माइनस एस माइनस वन लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड में कितना दिया 45, तो ये 45 दिया है, यहां कितना हो जाएगा एस एन हाफ जी टी स्क्वायर, यहां साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू टी, जी टी स्क्वायर से जी टी स्क्वायर गया, तो इधर आएगा तो 46, क्यों माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन टू टी, और टी कितना आ जाएगा, टू टू जा 4 और टू थ्री जा 6, 23 सेकंड। मतलब यहां से लेके यहां तक उसको कितना टाइम लगा 23 सेकंड। अब टावर की हाइट क्या हो जाएगी, बोलिए, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ, तो एच इक्वल टू हाफ जी 10 और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर, 2 5 जा 10, इसको सॉल्व कर लोगे तो टावर की हाइट आ जाएगी आपकी। आ गया समझ, 23 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, मुझे याद नहीं उसका स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 2 5 to 9। ठीक है, तो कितना आ गया 5 to 9, तो 5 into 5 to 9, क्लियर है ना। और इंटू कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो लास्ट सेकंड में हमने कितना, ठीक है, तो पूरा सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वन इधर आया 46, 45 मीटर ही बोल रहा है ना। ठीक है, टावर यार्ड बहुत ज्यादा जा रही है इसलिए, लेकिन जा सकती है, क्या कर सकते हैं, कितनी जा रही है, बहुत जा रही है। 5 9 जा 45 है ना, 45 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 5 जा 25 और 1 26, इतनी जा रही है। ठीक है, हो सकता है इतना बड़ा हो, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो, तो ये क्वेश्चन अगर ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो इसको मतलब इसकी समझ ही तो आपको ये दे रही है। अगर ये समझ नहीं आता था तो ये कैसे कर पाते आप, आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, नहीं डाउट किसी को। तो हमने ये टाइम निकालने के लिए, पूरा टाइम निकालने के लिए, यहां से लेके यहां तक टाइम निकालने के लिए ये रिलेशन दिया था। तो अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो इसी पे बेस ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेना, है ना। इसको रोक रोक के वीडियो को, है ना, ये आराम से आप करना, जो भी नहीं आया आप लिख देना कमेंट में, मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, ये देख, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, इसमें मैंने आपको काइनेमेटिक्स
की जो इक्वेशंस होती हैं उनको अच्छे से विथ एग्जाम्पल विथ क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको जाके देखें, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा।